जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फ्रेंड फिलोसफर गाइड अभिषेक मिश्रा बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं वैद आईसीएस के इस मंच पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक पिछले हफ्ते या ये कह लीजिए पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में बना हुआ है और आप सबने उसको अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, विभिन्न मंचों पर देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। जिस तरीके से एक राजनीतिक वातावरण में, जिस तरीके से एक जो है ये कह लीजिए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसी से संबंधित आज का ये विषय है। बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूं आर्टिकल 143 की, संविधान में दिए हुए आर्टिकल 143 का। जिस तरीके से भारत की राष्ट्रपति, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने 14 प्रश्न जो रखे हैं और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से जो राय मांगी है, उस प्रश्नों को, उस चीज को हमें आज के इस विषय में समझना है कि आखिरकार में क्या जरूरत पड़ी भारत के राष्ट्रपति को एक क्वेश्चनेयर बना करके सर्वोच्च न्यायालय के सामने भेजने की। अब देखना यह होगा कि अदालत जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो इस पर क्या रुख लेता है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम ने एक विवाद को जन्म दे दिया कि आखिरकार में कौन सर्वोच्च है। क्या अदालत सर्वोच्च है, क्या कार्यपालिका सर्वोच्च है और क्या अदालतें किस तरीके से काम करेंगी, क्या अदालतें सरकारी कार्यों में दखल दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। तमाम अलग अलग बिंदुओं पर इस पूरे घटनाक्रम से एक बहस से छिड़ गई है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और समझने की कोशिश करते हैं पहले ये पूरा विवाद आखिरकार में जन्म कैसे लेता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले भारत को नया मुख्य न्यायाधीश मिला। गवई साहब भारत के 52nd जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और भारत के मुख्य न्यायाधीश बनते हुए ही गवई साहब के सामने 2-3 चुनौतियां जो हैं उनसे उन्हें निपटना है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो 5 करोड़ से अधिक अदालतों में जो मुकदमे लंबित हैं, जो बोझ है हमारे न्यायालयों के ऊपर 5 करोड़ का, उससे उनको निपटना है। दूसरा, जो कोलिजियम व्यवस्था है उस पर उनको देखना है कि जो विवाद कोलिजियम को लेकर के है उस पर उनकी क्या राय है, उसको वो कैसे निपटते हैं। और न्यायाधीशों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उससे वो किस तरीके से निपटते हैं। साथ ही साथ अब उनके सामने एक चुनौती राष्ट्रपति जी के सामने से भी आ गई है कि उनको इस 14 प्रश्नों का उत्तर जो है वो भी राष्ट्रपति को देना है। तो दरअसल कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है कि 8 अप्रैल 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच का जो एक मामला था उसको सुनते हुए एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया, एक अपना फैसला सुनाया कि राज्यपाल जो है विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक नहीं सकता। होता क्या है, आपको पता है कि भारत के संविधान में ये स्पष्ट है कि जब विधानसभा कोई विधेयक पारित कर देती है तो राज्यपाल के पास जाता है। अब राज्यपाल को उससे अपनी अनुमति देनी होती है। अगर राज्यपाल अपनी अनुमति दे देते हैं तो वो विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। दरअसल समस्या ये खड़ी हो जाती है कि किसी विधेयक को राज्यपाल कब अनुमति दें, कितना समय वो ले, इस पर संविधान जो है वो कुछ नहीं कहता। इस पर संविधान एक तरीके से शांत है और ये कह लीजिए कि राज्यपाल का विवेकाधिकार है। तो होता क्या है कि जहां जहां पर आप देखेंगे राज्यों में केंद्र से अलग की सरकार है, जैसे केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो जिन राज्यों में गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां आप देखेंगे कि राज्य सरकार और गवर्नर के बीच जो है एक विवाद सा शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि संविधान में राज्यपाल को एक तरीके से संविधान का रक्षक जो है वो माना गया है कि राज्यपाल राज्यों में संविधान को लागू करवाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे
और वो राज्य सरकारों के एक फिलोसोफर, एक गाइड की तरह काम करेंगे। लेकिन होता क्या है कि राज्यपालों के ऊपर अक्सर यह आरोप लग जाता है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। वो अपना पॉलिटिकल स्कोर जो है वो सेटल करने लग जाते हैं और केंद्र को खुश करने के लिए राज्यपाल जो है वो विवेकाधिकार के नाम पर, डिस्क्रिशन के नाम पर बहुत मनमानी करने लग जाते हैं। जैसा कि हमें अक्सर कई राज्यों में देखने को मिलता है, जहां राज्य सरकारें और गवर्नर के बीच, वहां के राज्यपालों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे तमिलनाडु का केस इसका उदाहरण है, जैसे केरला का केस इसका उदाहरण है, जैसे वेस्ट बंगाल का केस इसका उदाहरण है। इसी सिलसिले से संबंधित ये केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये गलत है कि अगर कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर अनिश्चित काल के लिए उसको अपने पास रोक लेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि राज्य सरकारें फिर काम नहीं कर पाएंगी। तो अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्यपाल बहुत दिनों तक किसी विधेयक को अपने पास रोक लेते हैं तो उस विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाएगा। और अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को उसे 3 महीने के अंदर विधेयक को पारित करना होगा, पास करना होगा। अब यहीं से ये सारा मामला गड़बड़ा गया और ये विवाद शुरू हो गया। इसका काफी विरोध हुआ कि अदालत किस तरीके से ऐसा फैसला सुना सकती है, अदालत किस तरीके से सरकार के या राज्यपाल के कामकाज में दखल दे सकती है। क्या सरकारें जो हैं वो बिना राज्यपाल की अनुमति के किसी भी बिल को लागू करा सकती है? क्योंकि जब तक राज्यपाल किसी बिल को साइन नहीं करते या राष्ट्रपति किसी बिल को साइन नहीं करते, तो क्या वो बिल जो है वो कानून की शक्ल में लागू हो सकता है? और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब अदालत ने ये फैसला सुनाया तो तमिलनाडु की सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बिना राज्यपाल की अनुमति के ही अपने विधेयकों को उसने कानून के रूप में तमिलनाडु में लागू करा दिया। अब यहीं से ये सारा विवाद जो जन्म ले लेता है। सर्वोच्च न्यायालय से जब ये प्रश्न पूछा गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मैंने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए ये फैसला सुनाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अनुच्छेद 142 क्या है? तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि संविधान का जो आर्टिकल 142 है वो सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण न्याय करने का अधिकार देता है। मतलब जब कोई चीज या जब कोई जो है तथ्य स्पष्ट नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकता है। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल होते ही जो सरकारें हैं, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक माहौल में एक बहस छिड़ गई कि क्या अदालत, क्या सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके का आदेश दे सकती है। क्योंकि संविधान तो राज्यपाल को और राष्ट्रपति को इस तरीके की समय सीमा नहीं देता कि आपको 3 महीने के अंदर ही जो है वो किसी बिल को साइन कर देना है। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके का आदेश पारित कर सकता है और आर्टिकल 142 का वो इस्तेमाल करके ऐसा कह सकता है? मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब आर्टिकल 142 चर्चा में आया तो उस समय भारत के जो है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति साहब ने भी आर्टिकल 142 के इस्तेमाल को परमाणु मिसाइल की संज्ञा दे दी कि ये आर्टिकल 142 का इस्तेमाल एक तरीके से परमाणु मिसाइल के उपयोग करना जैसा है। मतलब ये बहुत घातक है भारत की राजनीति के लिए। तो कुल मिलाकर के इसी विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सामने 14 प्रश्नों को जो है वो रख दिया है और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग ली, जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देने का न्याय क्षेत्र है, जिसको हम लोग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। अब जो कुल मिलाकर के 14 प्रश्न रखे गए हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर आप उसको समझें तो उसमें आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 का जो है वो जिक्र किया गया है कि क्या ऐसे विषय जिस पर संविधान
मौन है, जिस पे संविधान कोई बात नहीं कहता, क्या अदालत उस पर अपनी राय दे सकता है? क्या अदालत इस तरीके से बात कह सकता है? क्योंकि अनुच्छेद 200 को अगर आप पढ़ेंगे या अनुच्छेद 201 को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर राज्यपाल को किसी विधेयक को साइन करने के लिए कोई समय सीमा दी नहीं गई है, कोई समय सीमा स्पष्ट नहीं है। और 201 में भी जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाता है राज्य विधानसभा से पारित होने के बाद, तो राष्ट्रपति को भी कोई समय सीमा उस पर नहीं दी गई है। तो क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके से आदेश पारित कर सकता है? और इसका क्या परिणाम होगा? क्या इससे केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या इससे राज्यपाल की और राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं वो सीमित नहीं हो जाएंगी? यही सारी चीजों पर भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपने कुछ प्रश्नों को रखा है और अब सर्वोच्च न्यायालय को उस पर अपनी राय देनी है। अब कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि ये 14 प्रश्नों से अच्छा होता अगर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की होती, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसी को चुनौती दे दी होती। क्योंकि मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि परामर्शदात्री जो न्याय क्षेत्र है अदालत का, उसमें अदालत कोई राय देने से मना भी कर सकता है कि नहीं, ये मेरे न्याय क्षेत्र में नहीं आता। तो अगर न्याय क्षेत्र में नहीं आता तो अदालत स्पष्ट तौर पे मना कर देगा कि भाई हम आपको राय नहीं दे सकते। तो इससे अच्छा होता कि अगर हम उसको चुनौती दे देते। तो अब कुल मिलाकर के एक नई बहस छिड़ गई है कि कौन अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा है। क्या राज्यपाल जो है वो एक तरीके से अपने पद का, अपने संविधान में दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं? क्या राज्यपाल राज्य सरकारों के कामों में दखल देते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपनी लक्ष्मण रेखा को जो है वो लांघ रहा है? क्या न्यायिक अतिक्रमण या आप कह लीजिए जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्या न्यायपालिका वो तो नहीं कर रहा है कि वो केंद्र और राज्य और राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस तरीके से आदेश दे रहा? क्योंकि हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, शक्तियों के पृथकीकरण की बात करता है, और जो हमारे लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनमें आपसी संबंध स्थापित करने की बात करता है और सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रह के काम करने की बात करता है कि कोई अपनी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेगा और सबको अपने अपने दायरे में रहते हुए काम करना है। क्योंकि जब बात आती है कि भारत में कौन सा अंग ज्यादा ताकतवर है, कौन सा अंग ज्यादा शक्तिशाली है, इस देश को कौन चलाता है, इस देश का असली में जो बॉस है वो कौन है, क्या विधायिका है, क्या कार्यपालिका है, क्या न्यायपालिका है, तो तीनों अंगों में से कोई भी शक्तिशाली ज्यादा का प्रश्न ही नहीं उठता। तीनों अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यों को करते हैं। और जब बात आती है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो हम कहते हैं कि भारत में सर्वोच्च एक ही है, वो है भारत का संविधान। तो तीनों अंगों को संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए और किसी को किसी के क्षेत्र में दखल देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब कुल मिलाकर के आने वाले दिन में ये स्पष्ट होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए क्वेश्चंस पर क्या राय देता है, क्या वो कहता है। अब इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भारत की राजनीति जो है वो आगे बढ़ती है और किस ओर वो करवट लेती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।